हाय एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ द यस्टरडेज लेक्चर। अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग वीकली करंट अफेयर्स को कवर करते हैं 2 पार्ट्स के अंदर। पिछले हफ्ते के जो हॉट टॉपिक्स होते हैं करंट अफेयर्स के, जिनकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है एग्जाम में आने के लिए, उनको हम 2 पार्ट्स में कवर करते हैं। दिस इज द सेकेंड पार्ट। माई नेम इज रोहित गर्चा, दिस इज अभिमन्यु IAS, which has more than 25 years of experience in this particular field and has given out more than 2200 positive selections since 1999. Let's begin the lecture, and for complete course watch till the end of the video, जहां पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि what the master course of current affairs 2024 is all about. Right now sit attentively, try to understand each and everything. Let's begin. ये तुम्हारे हिमाचल में भी होता है ना? क्या बोलते हैं इस फ्रूट को? आंखें। स्पेल करो इसको। आंखें। ठीक है, देखिए बच्चे, आइए। लद्दाख में इसको सी बकथॉन के नाम से जाना जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना वहां पे कि सी बकथॉन इज समथिंग रिलेटेड टू समंदर, है ना, या कोई फिश की स्पीशीज, या कोई, है ना, क्रस्टेशियस होगा या कुछ ऐसा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये GI टैग मिला इस, ये लद्दाख का एक फ्रूट है, क्रॉप है। वहां पे इसलिए मिले क्योंकि 90% ऑफ द प्रोडक्शन इसकी लद्दाख से ही होती है। यार आंखें कुछ और होता है, इसको कुछ और बोलते हैं, मेरे को याद करा दो। मैं सच बता रहा हूँ, इसका सवाल बन सकता है। मैं तुम्हारे भरोसे आया था। इसको कुछ कहते हैं, वो आपकी लाहौल वाली साइड पे उगता है। लिखिए बच्चे, इट इज पॉपुलरली नोन एज, क्या क्या वर्ड बोला आपने अभी? हाँ यही है, यही आपने बोला था। आप भी हिमाचल से हो, देखा है? अरे बाप रे। इट इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज वंडर प्लांट। लिख लो फिर, वहीं से देख के लिख लो। मैं तो कह रहा हूँ स्क्रीनशॉट ही ले लो फिर इसका। इट इज कॉल्ड वंडर प्लांट, वंडर बेरी, एज मैम सजेस्टेड। लद्दाख गोल्ड। बच्चे ऑनलाइन जिसने भी ये वो क्योटो प्रोटोकॉल यहाँ पे लिखा था, आई होप आपको, हाँ कोमल बच्चे, आपको आई होप को क्लियर हो गया होगा। ध्यान रखना उसको, उसके अंडर नहीं है वो। कंफ्यूज हो गया अगर आपने यहाँ लिख दिया तो आपको वहाँ पे भी वही ध्यान में आएगा। गोल्डन बुश, गोल्ड माइन ऑफ कोल्ड डेजर्ट्स। ठीक है, इन हिमाचल प्रदेश इट इज कॉल्ड, स्पेल करो। हाँ, हिमालयन शर्मा, चर्मा, सी या शर्मा, CHHARMA। काजा की मार्केट में मिलता है। मतलब काजा इज द लार्जेस्ट, आपका क्या बोलते हैं, कमर्शियल टाउन ऑफ स्पीति, राइट। तो वहाँ की मार्केट में ये देखने को मिलता है ये फ्रूट। ठीक है, अब ये इतने सारे नाम लिखवाने का मकसद समझ में आया? हाँ, वो कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें से कि विच इज व्हाट इज कॉल्ड लद्दाख गोल्ड, व्हाट इज कॉल्ड गोल्डन बुश, व्हाट इज कॉल्ड गोल्ड माइन ऑफ कोल्ड डेजर्ट्स, है ना। तो 4 ऑप्शन देके आपको कुछ भी पूछा जा सकता है वहाँ पे, राइट। तो उसलिए आपको ये नाम दिए गए हैं। इधर GI टैग मिला है तो पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। उन्होंने गुची मशरूम के बारे में सवाल आया था एक 2020-21 में शायद, राइट। तो वे पूछ लेते हैं। इसके जैम्स वगैरह भी आते हैं बाय द वे, जूसीज, जैम्स और इस सब के प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं।
और अब जीआई टैग मिल गया है और प्रॉफिटेबल क्रॉप है ना। प्रॉफिटेबल क्रॉप होने का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जितना इनपुट लग रहा है उससे ज़्यादा पैसा वापस आ रहा है, प्रॉफिट है इसके अंदर। तो आपको आने वाले टाइम में इसकी प्रमोशन देखने को मिल सकती है। शुरू अभी हो गया, यूपीएससी को अगर पकड़ेगा तो अब पकड़ेगा, प्रमोट होगा ये 3-4 साल बाद। अगर सवाल आएगा तो इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर आएगा, उसके बाद नहीं आएगा, राइट। और वैसे भी हाई ऑल्टीट्यूड पे मान लो अगर कुछ भी उगता है तो दैट इज अ गुड थिंग फॉर दैट ए पर्टिकुलर एरिया, राइट। अगर आप उस एरिया को डेवलप करना चाह रहे हो या कुछ भी करना चाह रहे हो तो उस एरिया के आपको क्रॉप अगर पकड़ रहे हो तो फायदा ही है ना। प्रॉफिट होगा, एक्स्ट्रा पैसा जाएगा, सरप्लस होगा, है ना, तो इधर उधर लगेगा। आइए बच्चे चलें आगे। लाहौल वैली में ना एक केस स्टडी आई थी अभी, मतलब चल रही है वो, कि वहाँ पे ना विलो ट्रीज हैं। विलो सुना होगा अपने नाम, है ना। वाह। तो विलो ट्रीज के ऊपर ना पेस्ट लग रहे हैं और उनकी लोकल स्पीशीज खत्म हो रही है उधर, पेस्ट लगने की। और अगर आप चाह रहे हो कि वहाँ पे इकोलॉजी बरकरार रहे, सॉइल इरोजन ना हो, मतलब एनीथिंग दैट जो भी आपके प्लांटेशन से चीज़ रुकती है वो चीज़ें ना हो, तो आपको एक ऑल्टरनेट कुछ लगाना पड़ेगा वहाँ पे। सब कुछ तो नहीं उगेगा। देन वी हैव सी बकथॉर्न, देन वी हैव दिस क्रॉप जो कि इस जगह पे रुक सकती है और प्रॉफिटेबल है, राइट, है ना। तो ये आपका एज अ सोल्यूशन आएगा। तो इनकेस अगर आपके पास क्वेश्चन के फॉर्म में केस स्टडी आती है और आपको वो लाहौल स्पीति के वो बताता है कि ये पर्टिकुलर पेड़ है वो पेस्ट से खराब हो रहा है, ये वो, है ना, तो क्या करना चाहिए। सो इस टाइप के टॉपिक से आपने ये सब भी सीखना होता है। ये एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन है, जैसे इसके अंदर मेंशन है यहाँ पे कहीं पे कि ये रेजिलियंट है प्लांट। मतलब उसमें ये लिखा कि जनरली इन ड्राई एरिया सच एज कोल्ड डेजर्ट, है ना। वैसे तो यही अपने आप में बहुत रेजिलियंस की बात है। उस जगह की हर एक चीज़ आपको मारना चाहती है। इफ़ यू एवर विजिट देयर, लाहौल स्पीति, और एक एक मतलब ट्राइबल सर्किट है एक हिमाचल का ना, वेर यू स्टार्ट फ्रॉम चंडीगढ़, देन यू गो टू मनाली, है ना, उसके बाद आप क्रॉस करते हो, देन यू गो टू मतलब ग्रामफू, बाटल, चंद्रताल क्रॉस करके लोसर एंड काजा, देन शिमला एंड अगेन चंडीगढ़। दिस इज कॉल्ड द ट्राइबल सर्किट। गाड़ियों में इसको किया जा सकता है, राइट। द मोमेंट यू क्रॉस रोहतांग, है ना, उस तरफ आप जाते हो, एवरीथिंग ट्राइज टू किल यू, एवरीथिंग। देर इज नो वाटर इन एयर, मॉइस्चर नहीं है, तो अब जितना मर्जी पानी पी लो आपकी स्किन से मॉइस्चर जाता रहेगा। देर इज कॉन्स्टेंट लैंडस्लाइड्स, देर इज नो वेजिटेशन। अगर कोई जानवर आया तो वो हॉस्टाइल ही होगा, राइट। सो वेरी इंटरेस्टिंग एरिया। तो इस एरिया को अगर आप थोड़ा सा डेवलप करना चाह रहे हो, लैंडस्लाइड होती रहेंगी, एवलांचेस आते रहेंगे, यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट रोड्स, रोड कंस्ट्रक्शन पॉसिबल ही नहीं है। द बॉटम एरिया इज नॉट स्टेबल जिसके ऊपर रोड बननी है, तो वो सिर्फ सड़क कट कर देते हैं हर साल। मतलब वो अभी फेब मार्च के अराउंड कट करनी शुरू करेंगे वो सड़क, कि मनाली को काजा बैक साइड से जोड़ दिया जाए कि उनको वाया शिमला ना जाना पड़े। तो वो फेब मार्च के अराउंड सड़क कट करनी शुरू करते हैं और वो जुलाई तक खुलती है। और वो खुलती है बस अभी अक्टूबर एंड तक, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, फॉर 4 months। दे नीड टू कट द रोड फॉर 4 months, देन इट इज ओपन फॉर 4 months, देन क्लोज्ड फॉर 4 months, राइट। सो दैट काइंड ऑफ एरिया इज दैट, है ना। ऐसे एरिया में अगर आपको डेवलपमेंट करना चाहोगे, है ना, आप थोड़ी इकोलॉजी के ऊपर कुछ काम करना चाहोगे, सो दिस काइंड ऑफ प्लांट्स यू नीड टू नो अबाउट। चलें बच्चे आगे। भाई दिस इज द घोल फिश विच इज नाउ द स्टेट फिश ऑफ गुजरात। सबसे पहली चीज तो इससे यही सीख लेना कि देयर कैन बी स्टेट फिशेज ऑल्सो, है ना। स्टेट फिश भी अनाउंस कर सकती हैं। इसके भी पहले बाद में देखते हैं, पहले साइड पे आप एक वो चीज़ लिख, इसके साइंटिफिक नेम्स वगैरह लिख लीजिए। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर फिश।
CROAKER, क्रोकर फिश। ब्रैकेट में लिख लीजिए इसका साइंटिफिक नेम, प्रोटोनिबिया डाइकैंथस, PROTONIBEA। बच्चे ये सिंगल वर्ड है एक, प्रोटोनिबिया, DIA मतलब स्पेस DIACANTHUS। DIACANTHUS। हाँ बच्चे, किसी भी फिश को क्यों डिक्लेयर करते हैं स्टेट फिश? प्रेजर्वेशन के लिए। थर्ड पॉइंट देखिए, डिक्लेरेशन विल एनेबल गुजरात टू बी अ पार्ट ऑफ इट्स कंजर्वेशन एफर्ट्स। इससे ऊपर वाली लाइन अगर आप देखेंगे बच्चे, यूजुअली फाउंड इन इंडो पैसिफिक रीजन दैट स्ट्रेचेस फ्रॉम द पर्शियन गल्फ टू द पैसिफिक ओशन। मतलब कि ये पूरा एरिया, एक बार इमेजिन करो मैप पे कि पर्शियन गल्फ से लेकर पैसिफिक ओशन के बीच में पड़ता क्या क्या है, राइट? तो ये यहाँ पे इस पूरे एरिया में पाई जाती है। लास्ट पॉइंट देखिए बच्चे, पेज नंबर 7 पे, क्यों इसकी इकोनॉमिक वैल्यू हम हाई बोल रहे हैं? इट कैन फेच हाई प्राइस इन द मार्केट, समटाइम्स एज मच एज ₹25,000 पर केजी। ठीक है, तो मतलब कि अगर इसको हम फिश बना स्टेट फिश बना रहे हैं, राइट, और उसके बाद में कंजर्वेशन के ऊपर एफर्ट होता है, तो हम इसको हाई वैल्यू में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसको सी गोल्ड भी लिख लीजिए बच्चे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज कॉल्ड सी गोल्ड। तो एक्चुअली आई वाज, जब ये सी गोल्ड आया, मतलब यहां तक इंफॉर्मेशन बहुत है, तो आई वाज सर्चिंग कि क्यों, मतलब वाई सी गोल्ड। तो पता लगा कि इसके स्टमक के अंदर एक पाउच होता है जिसके अंदर हाई मेडिसिनल वैल्यूज हैं। तो ये गोल्ड को मेडिसिन वाली वैल्यू से रिलेट करके बोल रहे थे। तो यूपीएससी हो सकता है कि वाई इट इज कॉल्ड सी गोल्ड के ऊपर एक सवाल आ सकता है ना? तो इसी में एरो डाल लीजिए, बिकॉज it has a pouch in its stomach which has medicinal properties and a high valuation in the overseas market. और मतलब अगर आप इसकी फॉर दैट मैटर कोई भी हमारी जो शोर वाली फिशेज हैं, इट्स ए शोर फिश, राइट, कि शोर के आसपास रहती हैं, बिकॉज वहाँ पे पोल्यूटेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो जो ये वाली फिश है ये ट्रांसफर होती जा रही है आपकी डीप सी की तरफ, है ना? ये इसकी भी केस स्टडी सेम ही है, जब इसके ऊपर रिसर्च करी थी तो यही सब समझ में आ रहा था कि पोल्यूशन की वजह से ये डीप सी की तरफ जाती जा रही है। तो जब हम इसको स्टेट फिश घोषित करते हैं, है ना, और कंजर्वेशन एफर्ट डाल रहे हैं, तो वो क्या डालोगे आप? एक फिश को बचाने के लिए क्या कंजर्वेशन एफर्ट डाल सकते हो? इस आपका पोल्यूशन वाला एंगल ही इसमें रहेगा, राइट, कि इनके इन्वायरमेंट को पोल्यूट ना किया जाए। तो ये थोड़ा शोर की तरफ वापस आएंगी, देन यू कैन कैच एंड सेल इट फॉर 25,000 रुपीज पर केजी। और ये फिश का ना साइज शायद आपको पता नहीं लग रहा है इसमें, बट इट इज दिस बिग, है ना, आपकी हाँ इतनी के आसपास इसका साइज है इस फिश का। तो मतलब अगर हम 25,000 रुपीज केजी बोल रहे हैं तो इसमें से लगभग 4 केजीज तो आएगी, 4 to 5 केजीज। तो इट्स एक्चुअली अ वेरी हाई वैल्यू फिश। 4.5 किलो, हाँ। तो मतलब लगभग आपके पास में
लाख रुपए से ऊपर की वैल्यू इसमें से आएगी, राइट। चलें बच्चे आगे, आ जाओ बच्चे नेक्स्ट। फ्री मार्टिनिज्म, ये आपको सवाल सीधा पूछा जाएगा कि फ्री मार्टिनिज्म क्या होता है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे नीचे, राइट। आई थिंक बायो वगैरह के स्टूडेंट्स ने तो पढ़ा होगा ये पहले से, आप हो सकता है आपके लिए टर्म नया हो। फ्री मार्टिन्स आर स्टेराइल फीमेल कैटल born exhibiting characteristics of both sexes। ठीक है जी, ये है जी इसका, और ये आपके लिए आई थिंक टर्म नया होगा ये वाला। नेक्स्ट इज कि फिनोमिना क्यों अराइज होता है, अगर ट्विन्स मतलब हो रहे हैं तो उसके अंदर फ्री मार्टिनिज्म देखने को मिलता है। नेक्स्ट में आपको मेंशन है, दिस फिनोमिना अराइजेज व्हेन अ मेल एंड अ फीमेल ट्विन डेवलप विद इन द सेम यूट्रस, है ना, तो दैट इज द कॉज ऑफ इट, कि फ्री मार्टिनिज्म क्यों हो रहा है, दैट इज द कॉज। अब मुझे ये बताओ कि ये कंसर्न क्यों है। यस, हम कैटल को जिस नज़र से देखते हैं, हमारे लिए कैटल एक रिसोर्स है, इट्स अ थिंग फॉर अस, है ना। तो उस केस के अंदर हमको कैटल को रिप्रोड्यूस करवाना होता है, वहाँ पे इसका एक इशू रहता है फ्री मार्टिनिज्म का। तो ये केस स्टडी के तौर पे बाहर आई थी ये बात, लिखिए बच्चे इसके अंदर। आइडेंटिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट, आइडेंटिफाई नहीं होते हैं फ्री मार्टिनिज्म वाले जो कैटल्स हैं ना, उनके आइडेंटिफिकेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। Identifying free martins is crucial to enhance reproductive efficiency in cattle breeding। थैंक यू। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, लिए लिखिए, फार्मर्स यूटिलाइज फिजिकल एंड बिहेवियरल ट्रेट्स, BEHAVIOURAL traits to identify and subsequently removing them from the breeding herd। ब्रीडिंग हर्ड, फ्री मार्टिन्स के ऊपर या तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ सकता है कि फ्री मार्टिनिज्म है क्या, राइट, या फिर इसके अलावा विच मतलब वो वाली 2 स्टेटमेंट दे के और पूछेंगे कि इनकरेक्ट कितनी है, या मतलब आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर वाला 2 स्टेटमेंट्स आके। तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बच्चे जो आपका लास्ट पॉइंट है ना इसके अंदर 7th पेज के ऊपर टॉपिक नंबर 8 में, फ्री मार्टिन्स पोसेस अंडर डेवलप्ड और नॉन फंक्शनल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स रेंडरिंग देम इनकेपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, ये इस टाइप की बात आपको वो स्टेटमेंट में डाल के दे सकते हैं। ठीक है, और जस्ट इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको वो एक जो क्रोमोसोम्स वाली कहानी है वो देखने को मिलेगी, वो एक बारी बच्चे अपने लेवल पे जरूर देखना उसको। ये भी अभी न्यूज़ में चल रहा है, आपने देखा होगा, इसके ऊपर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल बनेंगे बच्चे। अभी रिसेंटली सतलुज रिवर के अंदर, है ना, उसके सैंड के अंदर ये वाला पर्टिकुलर मेटल मिला है, PCS वाले खासकर नोट कर लो इसको,
आपके स्टेट में से बीच में से बहती है सतलुज रिवर, है ना, उसमें से आपको एक ऐसा मटेरियल मिला जो कि बहुत रेयर है, राइट। तो इसके ऊपर सवाल आएगा, आइदर वो पूछ, इसका मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं, पीसीएस वाले कुछ भी पूछ सकते हैं इसके ऊपर, इसका एटॉमिक नंबर पूछ सकते हैं, इसके यूजेज पूछ सकते हैं, किस रिवर से मिला वो पूछ सकते हैं। ठीक है जी, उसको आपने साथ साथ याद कर लेना है। जितनी भी चीज़ें डाली जा सकती थी इसके अंदर मैंने आपको लिख के दे दी हैं इसमें बच्चे, कि मेल्टिंग पॉइंट कितना है, फोर्थ हाईएस्ट ऑफ द ऑल मेटल्स। ये अगर आप सवाल बनेगा जिसके अंदर स्टेटमेंट्स पूछी जा सकती हैं और इनकरेक्ट मार्क करने को दिया जाएगा, तो वो यही वाली स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है जी, एक यूजेस और लिख लीजिए इसके साइड पे। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, मतलब ये तो ऑलमोस्ट हर मेटल का यूज आपको देखने को मिल ही जाता है। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, मेकिंग ऑफ सर्जिकल implants, can replace bone, comma, connect torn nerves, next is as electrodes for neon lights, high temperature applications, जैसे हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन का क्या मतलब हुआ? नहीं, कहाँ यूज होगा, कहाँ यूज होगा? इंजन्स, एयरक्राफ्ट इंजन्स, एग्जॉस्ट, किसमें किसमें? हाँ, सच एज एयरक्राफ्ट इंजन्स, रॉकेट एग्जॉस्ट, बच्चे पिछला डॉक्यूमेंट निकालिए जरा, डॉक्यूमेंट नंबर 18, 23 नवंबर वाला। पेज नंबर 8, टॉपिक नंबर 9, ये रह गया था ना पिछली बारी? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। सरकार अगर कोई भी काम करती है, कोई भी स्कीम निकालती है, आम लोगों को कैसे पता लगता है? एडवर्टीजमेंट से। कहाँ होती है वो एडवर्टीजमेंट? और ठीक है, और गैजेट, हाँ, और सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में अगर आप डिवाइड करना चाहो
तो वेरियस काइंड्स ऑफ सोशल मीडिया, राइट, वेरियस काइंड्स ऑफ मीडिया, जैसे फॉर एग्जांपल इवन पॉडकास्ट है ना, उस पर भी आपने देखा होगा आजकल की वो बंदा सर्विंग मतलब जॉइंट सेक्रेटरी होगा या सेक्रेटरी होगा, वो भी बैठा है पॉडकास्ट के ऊपर, वो भी बता रहा है सरकार क्या कर रही है। क्यों क्यों कर रहा है वो ये? इनको एनओसी लेना पड़ता है सरकार उसको, मतलब किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म में जाने से पहले एक सरकारी एम्प्लॉय को अपने डिपार्टमेंट से एनओसी लेना पड़ेगा, राइट? एक एनओसी लेके आते हैं ये लोग सारे, एनओसी मिल रहा है, क्या क्या हो क्या रहा है ये? हाँ, मतलब उनकी तरफ से बात करो एक बार मेरे से। एडवर्टीजमेंट हो रही है। इसका मतलब ये है कि आपको अगर पब्लिक तक पहुंचना है तो आपको पब्लिक के प्लेटफॉर्म्स यूज करने पड़ेंगे, विच आर मोस्टली प्राइवेट इन नेचर, है ना। न्यूज़पेपर्स सरकार के अंडर नहीं आते, राइट? चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स और ये सब तो अलग बात है। आपका सोशल मीडिया हैंडल्स, आपके पॉडकास्ट, आपके यूट्यूब चैनल्स और ये सब जितने भी हैं। नाउ ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, अभी तक क्या हो रहा था कि ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, ईच एंड एवरी मिनिस्ट्री इट अपने लेवल पे देखती थी कि हमने कहाँ ऐड चलानी है, राइट? सो अब जो लेटेस्ट पॉलिसी आई है, जिसको आप पेज नंबर 8 पे देखेंगे, अब डिजिटल एडवर्टीजमेंट पॉलिसी 2023, जिसमें उन्होंने ऑथोराइज कर दिए सीबीसी को, जो कि सारी प्रोक्योरमेंट करेगी सारे डिपार्टमेंट्स के लेवल पे। वो मांगेगी कोटेशन रेट्स की हर किसी एजेंसी के थ्रू, है ना। और एक बेस्ट एजेंसी जो है, बेस्ट रेट जो है वो उनको उसके ऊपर आपको एडवर्टीजमेंट पे चलाने को मिल जाएगी। रेट्स विल बी प्रोक्योर्ड। ये जो पूरी बहुत कॉम्प्लेक्स चीज, अजीब सी चीज लिखी हुई है इधर, मतलब इसका यही है कि अगर मान लो मैं सीबीसी हूँ, आप सारे डिपार्टमेंट्स हो, तो मैं जाऊंगा एजेंसीज के पास में और बोलूंगा मेरे को बेस्ट रेट बताओ अपना। अगर जैसे बेस्ट रेट में क्या होता है, जैसे करंटली जो चंडीगढ़ में रेट चल रहा है रेडियोस के ऊपर, दैट इज कि अगर अच्छी स्टेशन है तो लगभग 40 से 50 रुपए पर सेकंड की ऐड होती है ना। आपको एक सेकंड अगर चलाना है तो 40 से 50 रुपए एक सेकंड का लगता है ना। तो एक रेडियो ऐड मिनिमम 30 सेकंड्स की आपको देनी पड़ेगी, है ना। और उसकी भी क्राइटेरिया होते हैं कि आपको ओवरऑल दिन में कम से कम 40 एड्स चलानी है। इस तरीके से रेट एस्टेब्लिश होते हैं, है ना। एंड इट कैन गो एज लो एज 12 रुपी पर सेकंड, है ना। ऐसे ऐसे रेट्स इसके वेरी होते हैं। तो सीबीसी का काम आपका ये रहेगा, विच इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। किस किस मिनिस्ट्री के अंडर है ये लिखा हुआ यहाँ पे? लेट्स कंफर्म एक बार। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, राइट। तो ये आपके उनके लेवल के ऊपर जो है आपको रेट प्रोक्योर करके देगा, राइट। और सरकार के सारे डिपार्टमेंट्स को रेट पता होगा, इन्हीं के थ्रू ऐड लगा करेगी। एंड दे आर नॉट लिमिटेड टू कन्वेंशनल मीडिया सोर्सेज, है ना, जो रेडियो और ये सब, है ना। बल्कि अगर आप इसमें देखेंगे, आप फर्स्ट लाइन में ही है वैसे तो, टू अंडरटेक एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स ऑन सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एंड अदर डिजिटल मीडिया। ठीक है जी, मतलब एवरीथिंग। तो सबसे उनके एडवर्टीजमेंट का रेट पूछ के ये लोग बेस्ट रेट्स प्रोवाइड करेंगे आपके सारे डिपार्टमेंट्स को। ठीक है, तो ये है इनकी लेटेस्ट पॉलिसी, डिजिटल एडवर्टीजमेंट पॉलिसी, जो कि यूनियन गवर्नमेंट की आई है। उसमें ये बोला जाता है इनको ऑथराइज कर दिया गया है, विच इज दिस सीबीसी। यहीं पे बच्चे एरो डाल के लिख लीजिए आप साइड पे, यहाँ पे लिखा हुआ है कहीं पे, वैसे सीबीसी के साइड पे एरो डाल के लिख लीजिए आप कहीं पे ना। It acts as an advisory body to the government on media strategy, full stop. It is a unit of the Ministry of Information and Broadcasting, बेसिकली अगर मैं आपको और आसान भाषा में बताऊं ना, तो दिस इज द एजेंसी जो कि किसी भी मिनिस्ट्री को 360 सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी
अपनी कही हुई बात पब्लिक तक पहुंचाने के लिए। 360 सोल्यूशन कैसे कहनी है ना, आइडिया ये है, कहना कैसे है, एवरीथिंग 360 सोल्यूशन। आप अगर मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई आइडिया कन्वे करना होता है, आप मिनिस्ट्री हो या फॉर एग्जांपल हम ही हैं, इंस्टीट्यूट ही हैं, अगर हमने कुछ पब्लिक तक आइडिया कन्वे करना है, वी नीड अ कंटेंट राइटर, है ना, प्रिंट में देना है तो वर्ड्स अच्छे होने चाहिए, है ना, हर एक सेंटेंस का कुछ मतलब होना चाहिए। अगर हम पर सेकंड पे कर रहे हैं तो एग्जैक्टली क्या बोलना है हमें वो भी देखना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी कुछ भी बोल देंगे। यहाँ तो मेरे पास 3 घंटे हैं, आई कैन स्पीक फॉर 3 आवर्स, वहाँ तो नहीं बोल सकते, राइट। स्पेस है, स्पेस में भी पर वर्ड्स की कॉस्ट होती है ना, उसकी भी लगभग कितनी है, शायद 8 रुपये या करंटली चल रही है 7-8 रुपये, डिपेंडिंग ऑन विच पेज यू आर एडवर्टीजमेंट जो है किस पेज पे जा रही है उसके हिसाब से रेट चेंज होता रहता है, राइट। तो ये 360 सोल्यूशन प्रोवाइड करती है एजेंसी। आगे लिखिए, इट्स चीफ मैंडेट is to advance government's image as prime facilitator of people's empowerment. एक अगर उनका दिमाग ही खराब हो गया यूपीएससी का, जो कि रहता ही है, तो वो थोड़ा सा एक डीप में जा सकते हैं आगे, वो आप 2 लाइनें और लिख लीजिए, मतलब फिर आपका डन हो जाएगा ये, इसके बाद आप कुछ मत पढ़ना। द पॉलिसी इंट्रोड्यूसेस competitive bidding for rate discovery ensuring, क्या इंश्योर होगा इससे competitive bidding से, प्राइस मतलब एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी, जो हमारे ईजेम वाला पोर्टल करता है सेम ही। एंश्योरिंग, क्या 2 वर्ड बोले हमने, ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी। रेट्स डिस्कवर्ड through this process will remain valid for 3 years and will be valid for 3 years and will be applicable to all agencies. इसका मतलब अब से पहले सारी एजेंसीज अलग अलग पैसा पे कर रही थी, इंडिविजुअली पता करके। बच्चे इसी के साथ में ना 10th वाला भी देख लीजिए आप साथ साथ में। ये ना आपको अगेन ये आपके पीसीएस और एचसीएस एंड एचपीएस उसमें फुल फॉर्म के तौर से पूछा जा सकता है। यूपीएससी में अगर पूछा जाएगा तो मेंस में सवाल आएगा और वो आपको रिलेट करने को बोलेंगे इसको और आपकी स्वदेशी मूवमेंट को, ठीक है। आपको थोड़ा सा रेलिवेंस के अंदर पूछा जा सकता है ये सवाल। यूपीएससी में प्री में नहीं आएगा, ये प्री में आएगा भी तो बहुत सिंपल सा आएगा, पर बाकी 2 में प्री में आएगा। यूपीएससी में मेंस का सवाल बनता है इसके ऊपर। सो बाय आप देखिए एक बारी डॉक्यूमेंट पेज नंबर 9 अबाउट बीडीएस मूवमेंट। बाय द वे बीडीएस की फुल फॉर्म आएगी आपके बाकी स्टेट एग्जाम के अंदर, विच इज बॉयकॉट, डाइवेस्ट एंड सैंक्शन। डाइवेस्ट इज द ऑपोजिट ऑफ इन्वेस्ट, पैसा निकाल लो वहां से। हाँ मतलब डिसइन्वेस्टमेंट में सरकार के पास जाता है ना, ये बोल रहे हैं कि हटा लो बस, जाओ यहां से, ठीक है जी। पैलेस्टीन ग्रुप्स की ये मूवमेंट है एंड पैलेस्टीन ग्रुप्स की मूवमेंट है तो किसके अगेंस्ट होगी, इजराइल के अगेंस्ट है ना। और आपने शायद सुना भी होगा अभी ना, अभी कुछ टीम प्यूमा का कुछ इशू पड़ा था इसके साथ में, उन्होंने प्यूमा ने कुछ स्पॉन्सर कर दिया था, इजराइल में कोई फुटबॉल लीग थी उसको स्पॉन्सर कर दिया था,
तो प्यूमा के खिलाफ प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए थे, प्यूमा को बॉयकॉट कर दिया गया था, है ना। तो इस तरीके से इन कंपनीज के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। तो ये इस मूवमेंट का पार्ट है। ये वन ऑफ द फ्यू नॉन वायलेंट मूवमेंट्स दैट आर गोइंग ऑन, है ना, उनमें से एक ये है BDS। आइए बच्चे, 2005 की ये मूवमेंट है, कोई नया फिनोमिना नहीं है, काफी पुराना फिनोमिना है। इसकी रेलिवेंस आपसे पूछी जाएगी, आप रिलेशन पूछा जाएगा इसका कि आपके स्वदेशी मूवमेंट के रिलेशन इसके साथ में क्या है, और आप तभी निकाल पाओगे अगर आप स्वदेशी मूवमेंट समझे हो, है ना, और आप थोड़ा सा इसको समझ पाओगे कि ये कर क्या रहे हैं। जैसे इसका थर्ड पॉइंट देखिए बच्चे, द मूवमेंट स्ट्रेटेजी इज टू क्रिएट कॉस्ट्स टू इजराइल्स पैलेस्टीन पॉलिसी। कैसे? थ्रू बॉयकॉट्स ऑफ इजरायली गुड्स एंड इंस्टीट्यूशंस, divestment from Israeli companies and sanctions on the nation itself। ठीक है, hence the name BDS। ठीक है जी। और इन्होंने जहां से इंस्पिरेशन ली थी, आई हैव प्रोवाइडेड वन लाइन, है ना, नोट डाल के जो नीचे लिखी हुई है। ठीक है जी। तो आपसे जो पूछा जाएगा 2-4 चीजें कि कहाँ पे हो रही है मूवमेंट, ये बस ये बेसिक्स है। लास्ट वाला जिसमें था वो त्रिशक्ति प्रहार, त्रिशक्ति, तीनों फोर्सेस, है ना, और उनका ये कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, क्या करना चाह रहे हैं, ये इसके अंदर गिवन है। ऊपर ऊपर से पढ़ना, बिल्कुल डिटेल में मत घुसना इसकी, है ना, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आ जाओ बच्चे, आज के डॉक्यूमेंट पे आ जाओ। बाहर बारिश की आवाज़ आ रही है क्या? फिर 5 बजे तक पढ़ेंगे। आ रही है ना? हाँ, अब आएगी सडनली। आ जाओ बच्चे, ज़्यादा है नहीं टॉपिक, आज कम ही है। लेट्स टेक 10 मोर मिनट्स, देन आप लोग चले जाना फिर। हाँ जी बच्चे, आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज। जैसे मैं आपको बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले भी कि जैसे स्मार्ट सिटीज के अंदर भी आप जो करते हो, आप सेल्फ इवेल्युएशन करते हो, है ना, इसमें भी सेम ही है। उसके लिए इसी को पढ़ रहे हैं हम, आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल। सबसे पहले तो मिनिस्ट्री आप याद रख लीजिए इसकी। ये जो मैं बोलता रहता हूँ मिनिस्ट्री याद रख लो, आपको याद रहती है कि नहीं रहती है बाकियों की? हाँ, तो ऐसी ही कोशिश रखना। मतलब की इज द रिवीजन, है ना, और रिवीजन के अंदर भी वो की है कि आप हर बारी पूरा पढ़ना, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 3 रिविजन्स, लाइक रीड लाइन टू लाइन लाइक इट्स न्यू टू यू, है ना। देखी हुई चीज देख के फिर से वापस आ जाओगे, राइट? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? और दिस इज द टाइम जब आपको, आई थिंक अब डॉक्यूमेंट नंबर किसकी 12 तक रिवीजन चल रही होगी अभी। मतलब मैं ऐसे नोट्स में लिखता रहता हूँ उसमें कि क्या रिवाइज करके आना है अगली क्लास से पहले। तो आप थोड़ी सी रिवीजन पे आ जाओ। अब क्या है, 30 नवंबर है, अच्छा कल से दिसंबर शुरू है। ओ भाई साहब, तुम तो गए। ओ तेरी दी, अब क्या करोगे? हो रही है, टेंशन हो रही है थोड़ी थोड़ी। हाँ, 2 महीने के अंदर अंदर फॉर्म आ जाएगा, और हिमाचल का तो 1 जनवरी को ही आता है। ठीक है, ये ठीक है। पहले क्या होता था ना, क्लास में तुम्हारा स्टार्टिंग में दिल बिठा दिया जाता था, तो तुमको रिकवर करने में 1 घंटा लगता था। जाते हुए बिठा के जाऊंगा इस बार, क्लास पलट देनी है। स्टार्टिंग में हंसी मजाक कि हाँ ठीक है, सब ओके है, ताकि मेरे को तो चेहरे दिखे कम से कम ढंग के। मेरे मैं क्यों अपने ऊपर लूँ बताओ, आप सोचो ना, है ना। जाते हुए मूड खराब करके जाऊंगा, और आना फिर आंसर चेक कराने साथ में। यस। पर मतलब अगर आप स्ट्रेटेजी से चलोगे, चलना आपको ही पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। चलना आपको ही पड़ेगा। आप थोड़ा सा हिम्मत करके घुस जाओ उस रास्ते पे एक बार। पहले जैसे हिम्मत करी थी ना एक बारी, जब प्लेसमेंट छोड़ के यहाँ आए हो आप कॉलेजेस में, नहीं बैठे होंगे प्लेसमेंट्स में। हिम्मत का डिसीजन है वो। आपने मतलब अपने ज़िंदगी के फ़न को पोस्टपोन किया था कि अभी नहीं, थोड़ा रुक के फ़न करेंगे, ज़्यादा होगा। सही भी है थॉट, अमल कर लो उस पर बस, है ना। अपनी कमज़ोरी की वजह से मत पीछे रह जाना। एटलीस्ट गिव योर 100%, तभी थोड़ा सा
ना होने के बावजूद भी स्माइल कर पाओगे, अंदर सेटिस्फेक्शन रहेगी कि दे दिया था 100%। 1000 का ही होना है लाखों में से, बहुत सारे सीरियस कैंडिडेट्स हैं, है ना। तो एटलीस्ट गिव योर 100%, लीस्ट यू कैन डू इज दैट, है ना। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम आती है, दिमाग खराब हो गया, रोना निकल गया तो आ जाना। तो वो कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती नहीं है, वो आप खुद के लिए एस्केप बहाना ढूंढ रहे होते हैं उस वक्त कि अभी कैसे चुप हो जाऊं मैं। मतलब मेरे को तो रोने में कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है वैसे, सही बताऊं, आ रहा है तो आ रहा है, रो लो यार, इमोशन है, क्या हो गया। उसके बाद में देखो ना कि मतलब प्रॉब्लम हुई क्या थी जिसकी वजह से ये है, क्या है, आइडेंटिफाई करो एंड वर्क ऑन इट, इट्स ओके। बाद में याद नहीं रहता, बचपन में आप मतलब वो कुल्फी गिरने पे भी रोए हुए हो एक बार, तो रोना इज नॉट दैट बिग ऑफ डील, इट्स ओके, है ना। उसके बाद में आप क्या सीख रहे हो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जिस जिसको मेरी बात समझ में आ रही है, जिसको ये आइडेंटिफाई हो रहा है कि हिम्मत नहीं हो पा रही है बस, है ना, कयामत का दिन आ गया, रफ्ता रफ्ता मुलाकात का दिन बदलते बदलते, जिसने कल 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 करके, किस किसने किया था वो कि दिवाली के बाद से शुरू कर दूंगा, फिर गुरपुरब आ गया कि कि मैं घर जाया हूं पहले, फिर वापस आते ही शुरू कर दूंगा डे वन पे आए, आज तो थके हुए हैं, कल से करते हैं। सुबह अलार्म नहीं बजा था, आपने स्नूज कर दिया था, मैं बता दूं अलार्म बजा था, स्नूज हुआ था वो। जो जो इस फेज में फंसा हुआ है ना, लेट मी टेल यू कि उस तरफ का नशा ज्यादा बेटर है। वंस यू स्टार्ट डूइंग इट ना, जब आप एक्चुअली प्रोसेस में आ जाओगे ना बच्चे, वो जो मजा मिलेगा ना आपको, वो स्नूजिंग में नहीं है। यू आर मिसिंग ऑन अ लॉट ऑफ फन एक्चुअली, उधर बहुत ज्यादा मजा है उस तरफ। आपको लग रहा है कि प्रेशर ज्यादा है, नहीं है। मतलब इसके बाद आप जितना भी डिले करते रहोगे, आप प्रेशर बढ़ ही रहा है। और जैसे ही आपने काम करना शुरू कर दिया, इज द एग्जैक्ट सेम मूवमेंट जो आप कह सकते हैं कि मैंने पीक अचीव कर ली थी, अब इसके बाद प्रेशर कम ही होगा, राइट। डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम सामने आएंगी। कब तक सेम प्रॉब्लम वो करते रहोगे कि पढ़ा नहीं जा रहा, नई प्रॉब्लम लेके आओ कि इसका आंसर कैसे लिखना है, अब समझ नहीं आ रहा टाइप्स, है ना। सही टाइम चल रहा है, दिसंबर आ गया, परफेक्ट है। जैकेटें पहन के बैठे रहो और पढ़ते रहो, चाय पीते रहो, पढ़ते रहो, है ना, राइट टाइम है ये। आइए बच्चे देखते हैं ये वाला आईना डैशबोर्ड। इसमें ना कीवर्ड्स बस ध्यान में रखने हैं आपने। आईना डैशबोर्ड, पहले तो मिनिस्ट्री, उसके बाद में बच्चे जब आप इसका फर्स्ट बुलेट पॉइंट देखेंगे ऊपर वाला ही जो सब पॉइंट है पहले वाले का, द पोर्टल सर्व्स अ प्लेटफॉर्म फॉर यूएलबीज अक्रॉस इंडिया, है ना जी, टू वॉलंटरीली सबमिट की डेटा इंक्लूडिंग ऑडिटेड अकाउंट्स, ये वो सब कुछ। किसके लिए होगा ये डेटा वैसे? वो तो पहले से है, ये किसके लिए दे रहे हैं? ये ट्रांसपेरेंसी की तरफ का एक स्टेप है, ये पब्लिक के लिए है ये, है ना। इसको यूएलबीज खुद ही डिपार्टमेंट डाल रहा है वहां पे, है ना। जो जिसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, आपको समझ में आएगा कि इस टाइप की चीज से डिपार्टमेंट का काम कैसे बढ़ता है। आरटीआई आने के बाद में ऑफिस के अंदर अलग से आरटीआई ऑफिसर्स रखने पड़े हैं, है ना, और अलग से स्टाफ है उस चीज का पूरा, जो कि क्वेश्चंस को रिजेक्ट और सिलेक्ट करता है। मतलब यू कैन नॉट आस्क व्हाई एंड हाउ इन आरटीआईज, you can only ask like please provide me the list of such, please provide me what, मतलब इस टाइप के सवाल आप पूछे जा सकते हैं। जैसे ही आपने हाउ लिख दिया ना, वो सवाल टक टक कट हो जाएगा और आपको उसका आंसर नहीं मिलेगा आरटीआई का। तो आरटीआई के अंदर आप इन्फॉर्मेशन जो लेते हो, मतलब डॉक्यूमेंट ही मांग सकते हो। उसके अंदर आप पॉलिसी पूछ सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा कि किस पॉलिसी के तहत हुआ है ये चीज़, है ना, क्यों कर दिया है वो नहीं, है ना। आइए बच्चे थोड़ा सा आगे देखते हैं। यूएलबीज के ऊपर मैंने बेसिक डाटा आपको दे दिया इसके अंदर बच्चे, क्या चीज़ है। इसके साथ में ना आप इसी के साइड पे एक चीज़ लिख लीजिए, द डेटा will be based on 5 broad pillars.
अब आपको इससे यूएलबी का स्ट्रक्चर समझ में आएगा कि यूएलबी काम किन दायरों में करती है, यूएलबी में काम किन किन हेड्स के बीच में होता है, किन किन डिपार्टमेंट्स के बीच में होता है। नंबर 1, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। कि स्ट्रक्चर क्या है उनका, कौन बंदा किस पोजीशन में काम कर रहा है, क्या डेजिग्नेशन है उसकी, क्या क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट इज फाइनेंस, क्वालिफिकेशन स्टडी वाली नहीं आपकी कि आईएएस है या फिर पीसीएस के थ्रू डेपुटेशन पे आया हुआ है, उस टाइप से। नेक्स्ट इज फाइनेंस, प्लानिंग, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, कितने हो गए, 4 हो गए। 5वां इज डिलीवरी ऑफ बेसिक सर्विसेज। आइए बच्चे, लास्ट टॉपिक, इससे मेरे को आपकी हेल्प लगेगी थोड़ी सी। जितना जल्दी आप उस टॉपिक को एंड कर दोगे आपके हाथ में है ये वाला। तो रिसेंटली सर्ट इन को आरटीआई एग्जाम्शन मिली है, ठीक है जी। इसका मतलब सर्ट इन आरटीआई एग्जाम्शन का मतलब ये हर आरटीआई को रिजेक्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स को, जैसे कुछ एजेंसीज होती हैं वो ऑफिशियल सीक्रेट्स को नहीं बताएंगी, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो प्रोवाइड कर देगी, बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगी, कोर नहीं करेगी। ये वाली पूरी तरह एग्जाम्प्ट हो चुकी है। जैसे आपका आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, यू कैन नॉट पुट एन आरटीआई, है ना, आप नहीं पूछ सकते हो। तो ये उस लेवल पे सर्ट इन जो है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, है ना, तो उस लेवल पे इसको एग्जाम्शन मिली है। तो दैट इज व्हाई इट इज इन न्यूज। आगे देखिए बच्चे, वाई हैज सर्ट इन बिन एग्जाम्प्टेड। पहला पॉइंट देखेंगे, नॉट प्रोवाइडेड स्पेसिफिक रीजन, ठीक है जी, कि क्यों इसको उससे बाहर निकाला है। तो ये ट्रांसपेरेंसी के लिए अच्छी बात तो नहीं है। अगर एग्जाम्प्ट भी कर रहे हो तो आपको मतलब यू कैन प्रोवाइड अ रीजन। तो ये थोड़ा सा आरटीए से भी निकाल दिया और रीजन भी नहीं दिया, समझ रहे हो, दो धारी तलवार। देर आर सर्टन काइंड्स ऑफ वेपन जो मतलब इंसर्ट करते हुए रिमूव करते हुए दोनों तरफ घाव करते हैं, तो ये वैसे वाला है, राइट। देर आर सर्टेन वेपन्स जो सिर्फ इंसर्ट करने पे घाव करते, मतलब टाइप्स ऑफ वेपन्स में आता है ना, कैसे फंक्शन करता है। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये दोनों तरफ से, कि आपने आरटीए से भी निकाल दिया और रीजन भी नहीं प्रोवाइड किया। ट्रांसपेरेंसी के लिए अच्छी चीज नहीं है। आपको आरटीआई एक्ट के बारे में पता है क्या, बेसिक? इस नीचे जगह है, एक काम करते हैं, 5 मिनट लेते हैं और बच्चे आरटीआई एक्ट लिख लीजिए आप। बहुत बेसिक सा, जो प्री पॉइंट ऑफ व्यू, जो वो वाली चीजें जो शायद आप प्रोबेबली आरटीआई एक्ट में ना पढ़ो खुद से। ईयर बता दोगे उसका, आरटीआई एक्ट? थैंक यू, अब आपको जल्दी छुट्टी मिलेगी। आरटीआई एक्ट 2005 अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। फ्रंट सीट पे बैठ के मेरे मुंह पे ही हंस पड़े तुम। अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, है ना, होल ऑफ इंडिया मतलब ऑल स्टेट्स एंड यूटीज। एक तो सवाल यहीं से बनता है। हालांकि ये 370 के बाद में थोड़ा सा हट गया है ये मामला, कि ऑल जम्मू कश्मीर का ध्यान से देखना पड़ता था कि उस पर अप्लाई हो रहा है या नहीं, उन्होंने रेटिफाई किया हुआ है या नहीं। अब ऐसा नहीं है, मोस्टली आपको ये देखने को मिलेगा कि ऑल ऑफ इंडिया के ये, पर ये पहले से आरटीआई उन्होंने भी रेटिफाई कर रखा था। Public authorities are required to respond within कितने दिन? Within 30 days. ब्रैकेट में लिख लो, कैन बी एक्सटेंडेड टू 45 days.
इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे आखिरी, द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर पेनल्टीज। यहां फंसते हैं बच्चे जब आरटीए के ऊपर सवाल आता है ना, द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर पेनल्टीज अगेंस्ट ऑफिशियल्स हु विदहोल्ड इंफॉर्मेशन विदाउट रीजनेबल कॉज। विदाउट रीजनेबल कॉज। एक फन फैक्ट, प्रोवाइडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ विदहोल्डिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, लिख लो, और प्रोवाइड फॉल्स इंफॉर्मेशन। अब जहां पे आप लोगों की मेरे को रिक्वायरमेंट है, इसके क्रिटिसिज्म क्या है एक्ट्स के, इस एक्ट का क्रिटिसिज्म ऑफ द एक्ट, क्रिटिसाइज द एक्ट। ये कम पढ़ा होता है, आरटीआई की ना बढ़ाई बहुत हो रखी है कि क्या है ट्रांसपेरेंसी, ये वो, अकाउंटेबिलिटी, सब पता है सबको। व्हाट इज द क्रिटिसिज्म ऑफ द एक्ट? हाँ राइट, वो बहुत कम है। परफेक्ट, आपके वाला पॉइंट बच्चे उसमें सबस्यूम हो गया। देखो, एग्जेम्पशंस, एग्जेम्पशंस एंड एम्बिग्यू, कैन वी कॉल इट एग्जेम्पशंस एंड एम्बिग्यूटीज? सर बट जैसे पहले बहुत कम जब ये आया था, बहुत कम आइटम्स थी इसके एग्जेम्पशंस में, अब बहुत ज्यादा है, हाँ, सारी आइटम्स इसमें आ जाती हैं, सही बात है। और इफ़ यू एक्चुअली वांट एन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ पब्लिक डिपार्टमेंट, आपको बहुत केयरफुली चिट्ठी ड्राफ्ट करनी पड़ती है। एंड फिजिकली भी ऐसे कोई ऑफिस नहीं है आरटीआई का, सर ऐसे मतलब कि अगर हम देखें तो मतलब कुछ ऐसे किसी हम पर्सन को या किसी अथॉरिटी को ऐसे हम वो मेल डालते हैं, एप्लीकेशन डालते हैं, और ऐसे कुछ फिजिकली ऑफिस बस वो हो गया, फिजिकल ऑफिस की क्या जरूरत है? इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट नहीं देनी है ना, डिपार्टमेंट इज नाउ अकाउंटेबल टू यू थ्रू द एक्ट। और इसके लिए उन्होंने ट्रिब्यूनल बिठा दिया, सिस्टम बना दिया, ये सब कुछ कर दिया, पर प्रॉब्लम इन सिस्टम की नहीं है। जो पहले आपने बात बोली दैट इज वैलिड उस केस के अंदर। लिख लो बच्चे इसको साथ साथ, क्रिटिसिज्म ऑफ द एक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है जी। नंबर 1 इज एग्जेम्पशन एंड एम्बिग्यूटीज। और जो ये बात कर रहे थे कि एग्जाम्पशंस बहुत सारी हैं, वो तो है ही है, एंड एग्जाम्पशंस आर वेगली डिफाइंड, है ना, तो उसको किसी भी तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है उस एग्जाम्पशन को, मतलब उनके हाथ में ही होता है मोस्टली कि देनी है नहीं देनी है इन्फॉर्मेशन, क्या करना है अब, राइट। ये प्रैक्टिकली बता रहा हूं आपको मैं। डाली कभी आरटीआई? डाल के देखना, मतलब फन के तौर पे 10-20 रुपए का गेम है, ऐसी जस्ट आस्क फॉर एनीथिंग, थोड़ा आपको प्रोसेस पता लगेगा। और ये हो गया, आगे क्रिटिसाइज द एक्ट। जैसे जब कमीशन में आपके आर्टिकल जाते हैं उसके बाद जो प्रोसीजर शुरू होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो डिपार्टमेंट दे डोंट शो अप, और बहुत सारे शो कॉज नोटिसेस इशू करने के बाद भी काफी टाइम ऐसा डिले हो रहा है, डिले हो जाता है। ठीक है। 30 डेज वाली जो चीज़ है ये बहुत ही उसमें रह जाती है। अगर आप इनकी बात समझ पा रहे हो, ये बेसिकली ना 3 क्रिटिसिज्म को एक लाइन में देना चाह रहे हैं। एक एप्लीकेशन के डिले होने के 3 कारण हो सकते हैं, राइट। एक कि वो ओवरबर्डन्ड है, ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है यार वो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप हेल्थ डिपार्टमेंट में दे रहे हो, चंडीगढ़ यूटी हेल्थ डिपार्टमेंट में आप आरटीआई दे रहे हो, हेल्थ डिपार्टमेंट के पास में पहले ही बहुत काम है, प्लस आप उनको आरटीआई दे रहे हो तो आरटीआई डिले होगी उस केस के अंदर। दूसरा, आपने स्टाफ अंडर ट्रेन रख दिया, दे आर नॉट प्रोफिशिएंट इन द लैंग्वेज, दे आर नॉट एबल टू मेक आउट कि यार इसमें ये देनी है इन्फॉर्मेशन, कैसे देनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तीसरा, मेलाफाइड, कि देनी ही नहीं इन्फॉर्मेशन, मैंने जाओ जो करना है कर लो। तो रिस्पॉन्स ना आने के ये 3 कारण है ना, तो इसको फैला दो, यही कहना चाह रहे थे। केसेस में ये भी क्या डिनाई कर दिया जाता है कि इंटेलेक्चुअल राइट्स में ये मतलब हाँ, वो एम्बिग्यूटी में आ गया। डिस्क्लोज देना।
हाँ एम्बिग्यूटी में आ गया, वो लॉ की एम्बिग्यूटी है, वो किसी तरह किसी भी इसको कर लेते हैं। लिख लीजिए बच्चे, नंबर 1 पॉइंट, डजंट कवर पॉलिटिकल अथॉरिटीज। सही बात है। वैसे क्या पॉलिटिकल अथॉरिटीज की बात कर रहे हो बच्चे आप? जैसे पीएम केयर्स फंड था, वो तो ट्रस्ट है ना, प्राइवेट हो गया। इसे ट्रस्ट, ट्रस्ट पे नहीं आप आरटीए दे सकते। ट्रस्ट आप भी खोल सकते हैं ना, क्योंकि आप पे आप सरकार को जवाब दे हो, आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि ट्रस्ट आप रजिस्टर ही तब कर पाए हो कि आपने पहले 3 साल काम किया है, आपका एक नंबर बनेगा, ट्रस्ट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर बनेगा, है ना। और हाँ यस, और आपके ऑफिसर्स बैठे हुए हैं जो कि आपको स्क्रूटिनाइज करेंगे आपके ट्रस्ट को कि पैसा आया कहाँ से, गया कहाँ से। प्राइवेट एंटिटीज़, वो प्राइवेसी के अंदर दखल हो जाएगा। ये तो हमारा ही पैसा है ना, क्योंकि हम हमारे ही पैसे को पूछ रहे हैं कि तुमने कहाँ यूज़ किया। किसी रिलीजियस प्लेस में दान दे के हमें बाद में पता लग रहा है कि यार यहाँ तो पैसे का घपला हो गया, तो लोग हंगामा करेंगे कि इसके प्रधान को अरेस्ट करो, है ना, क्योंकि ये हमारा पैसा है। ये घर में नहीं करेंगे, घर में लोग नहीं करेंगे, है ना। चलिए लिखिए इसको, ओवरबर्डन्ड पब्लिक अथॉरिटीज। जहां जहां डिसएग्री करोगे मेरे को बता देना। ओवरबर्डन्ड पब्लिक अथॉरिटीज, और जितना जितना एक्ट फेमस होता रहेगा उतना ज़्यादा बर्डन बढ़ता रहेगा, ओवरवेल्म हो जाएगा सिस्टम आरटीआईज को लेके, है ना। और आपका नॉर्मल फंक्शनिंग खराब होगी। इस चक्कर में उस पर और आरटीआई आएंगी कि इसकी सैलरी डलनी थी, डली क्यों नहीं भाई, है ना। कब डलेगी? आपके पहले वाली आरटीआई का जवाब बना रहे थे, है ना जी। तो ये एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं इनमें, डिपार्टमेंट्स के अंदर। और क्या बात करी थी? डिले इन दी रिस्पॉन्स, डिले इन प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट। और जब डिले होता है तो इट विल लीड टू फ्रस्ट्रेशन। किसकी फ्रस्ट्रेशन? इंफॉर्मेशन सीकर की फ्रस्ट्रेशन। और वो कहां निकालेगा? इंफॉर्मेशन गिवर के ऊपर, आप लोग एक समय पे। और कैपेसिटी एंड ट्रेनिंग इश्यूज की बात करी थी हमने, कैपेसिटी एंड ट्रेनिंग इश्यूज। वो कैपेसिटी में ही आ जाएगा, ट्रेनिंग इश्यूज में आ जाएगा। दे आर नॉट केपेबल ऑफ आंसरिंग। मैलाफाइड में भी आ सकता है। एक काम करते हैं, मैलाफाइड को ना थोड़ा सा और अम्ब्रेला टर्म, मिस यूज ऑफ द एक्ट उसमें डाल दो। मिस यूज ऑफ द एक्ट, ये दोनों पार्ट पे होता है। मिस यूज ऑफ द एक्ट कैसे? 2 पार्ट्स में, हरासमेंट बाय द इंफॉर्मेशन सीकर। आरटीआई प्रेशर ग्रुप्स बने हुए हैं, आपको पता है। ऐसे ग्रुप्स हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ आरटीआई डालना है और इंफॉर्मेशन लेना है। वो इंफॉर्मेशन लेते हैं और पब्लिश कर देते हैं। प्रेशर ग्रुप का यही काम है, मिस यूज ऑफ द एक्ट। और दूसरे पार्ट पे कैसे मिस यूज हुआ ये जो ये बात कर रहे थे? अनसेटिस्फैक्टरी आंसर्स दे दिए, यार नहीं किया आंसर। और कुछ आ रहा है दिमाग में? ये भी बोल सकते हैं कि कोई ऐसे तो एम्बिग्यूटी में आ जाएगा शायद कि कोई ऐसी स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं है कि इस बेसिस पर किसी चीज़ को आरटीआई के अंदर हम डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते। जैसे यहाँ पे कोई रीजन स्टेट नहीं किया उन्होंने को आरटीआई के अंदर डालने के लिए, तो एग्जेम्प्ट करा है इन्होंने। हाँ जी सॉरी, एग्जाम्प्ट करने के लिए कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि कौन सी अथॉरिटी को किस बेसिस पर एग्जाम्प्ट किया जा सकता है आरटीआई के अंदर। वैसे तो जो मतलब कोर्ट वगैरह जब इनको पकड़ता है तो वो नेशनल सिक्योरिटी और इस टाइप का रीजन साइट होता है इसके अंदर। वो इसमें कहीं लिखा नहीं हुआ ना कहीं भी आरटीआई एक्ट में। हाँ ये थोड़ी मतलब यही प्रॉब्लम है। जैसे जब मैं आपको ये चीज़ बोल सकता हूँ कि साइटिंग दी नेशनल सिक्योरिटी, और वो है भी उसमें नेशनल सिक्योरिटी का, है ना, मुद्दा है, तो ये हाई हेडेड अप्रोच लगती है थोड़ी सी, है ना, कि नो रीज़न हमने इसको एग्जेम्प्ट कर दिया है, विल सी इन कोर्ट, है ना। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को थोड़ा सा सोच के करना चाहिए ये सब कुछ, है ना। चलिए दैट इज ऑल आज के लिए। आज का सवाल रह गया ना एक,
इंडिया कैन बिकम a global leader and a guiding lantern for DPI, Digital Public Infrastructure. कमेंट, ठीक है, ऐसे टाइप रहेगा ये, इसमें मतलब कुछ नहीं है, उड़ना है, इधर उधर जाओ जहां तक जाते हो। और हमारे पास नेक्स्ट हाफ एन आवर का टाइम है बच्चे, तो जो जो यहाँ प्रेजेंट है जिन्होंने पहले आंसर दिए थे वो आ जाओ अभी उधर ही, ठीक है बच्चे। और ऑनलाइन जो है जैसे बच्चे ये वाले आंसर्स होते हैं मैं आपको आपके वाले भी जो हैं भेज दूंगा, रेफरेंस पॉइंट के साथ में चेक होंगे आपके आंसर्स। मीनवाइल जिन्होंने नया ज्वाइन किया है ऑनलाइन, आप अपने आंसर्स यहाँ भेज सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन योर आईडी एंड योर नेम, जो आपका रोल नंबर है अभिमन्यु का वो मेंशन करना मत भूलना उसके अंदर। अभी मैं देख रहा हूँ कि जिन बच्चों के आते हैं, हालांकि आपका नाम क्योंकि मेरे पास लिस्ट में है, मैं अगर वेरीफाई करके फिर चेक कर देता हूँ, तो इस वजह से जिनका स्किप हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है कि आपने वहाँ पे आईडी वगैरह मेंशन, रोल नंबर मेंशन नहीं किया होगा। काफ़ी उसमें आंसर्स का ज़्यादा आते हैं, तो आई वोंट चेक जिनके अंदर उसमें वो नहीं लिखा होगा, मेक श्योर। ऑल राइट बच्चे, थैंक यू सो मच। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप कि आज जो हमने पढ़ा है इसमें से आपके प्रीलिम्स और मेंस में कुछ रेलिवेंस के साथ सवाल आ जाएं। अगर सवाल आ गया इसमें से, यू विल डेफिनेटली बी हैविंग एन एज over a major population of India who is preparing for the same examination right now. Let me tell you about the Current Affairs Master Course 2024. इस कोर्स के अंदर आपको बेसिकली 3 चीजें मिलती हैं जिसके थ्रू आपका जो करंट अफेयर्स है वो पूरी तरह सॉर्टेड हो जाएगा फॉर योर प्री, मेंस एज वेल एज योर इंटरव्यू। नंबर 1, यू गेट वीकली लेक्चर्स जो कि ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन फॉर्मेट में लाइव आपको मिलेगा। क्या फर्क है इसमें और अभी करंट वीडियो के अंदर, दैट इज कि इसके अंदर आपके पास में इंटरेक्शन, काउंटर क्वेश्चनिंग करने की सहूलत होगी। नाउ एवरीबडी नोज कि अगर आप काउंटर क्वेश्चनिंग और सवाल जवाब करते हैं तो आपकी मेंटल एबिलिटी इंक्रीज होती है, आपके न्यूरल नेटवर्क्स बढ़ते हैं। दैट इज हाउ वी शुड प्रिपेयर फॉर एनीथिंग। नेक्स्ट, यू गेट वीकली पीडीएफ्स। जो टॉपिक्स यहाँ पे कवर नहीं होते हैं लेक्चर्स के अंदर, उसको वीकली पीडीएफ के फॉर्मेट के अंदर आपके डैशबोर्ड के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, राइट, ताकि आपका कुछ भी पार्ट जो है वो मिस ना हो, इसके बाहर आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। लास्ट, यू गेट वीकली टेस्ट। जो भी हमने पढ़ा है उसको हम कंसोलिडेट करेंगे वीकली एक टेस्ट देके, राइट। दिस इज द त्रिशूल मॉडल। अगर आप त्रिशूल गाड़ दोगे तो उसके बाद में आपको करंट अफेयर से परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिस इज द कंप्लीट कोर्स। इस कोर्स के बाहर आपको कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि आपके पास ये जो लेक्चर्स हैं ये आपको रेगुलरली आपको मिलते रहे, कुछ भी चीज आपकी मिस ना हो। अगर आपने सोच लिया है, इफ वी हैव ड्रीम्ड इट वी कैन डू इट। जिद से जीत तक।